नमस्कार। अगर आप जुडिशियल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, खासकर यूपी एपीओ या पीसीएसजे जैसे एग्जाम्स की, तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के दो अहम, बिल्कुल हालिया जजमेंट्स को आसान भाषा में समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल क्या है? आज हम दो बड़े दिलचस्प कानूनी सवालों को टैकल करेंगे। पहला, क्रिमिनल लॉ से आखिर कब एक कन्फेशन यानी इकबालिया बयान कन्विक्शन के लिए काफी नहीं होता, और दूसरा सवाल सिविल लॉ से है। ऐसा कब हो सकता है कि आप गलत लॉसूट फाइल करें और आपका केस सीधे सीधे डिसमिस हो जाए? इन्हीं दो सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? सबसे पहले हम क्रिमिनल लॉ की बात करेंगे, जिसमें हम डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की लिमिट्स को समझेंगे और इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 को अच्छे से अनपैक करेंगे। फिर हम सिविल लॉ की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि रॉन्ग रेमेडी ट्रैप क्या होता है, और इसके लिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के सेक्शन 41H को अच्छे से समझेंगे। और हाँ, आखिर में इन दोनों केसेस से निकले कोर प्रिंसिपल्स को समराइज करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल। चलिए पहले केस से शुरू करते हैं। नाम है तुलसा रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। ये केस पूरी तरह से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थितिजन्य साक्ष्य और कन्फेशनल स्टेटमेंट्स के आसपास घूमता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है। और देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्या कहा। कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ सेक्शन 27 के तहत दिए गए कन्फेशन के बेसिस पर कन्विक्शन नहीं हो सकती, खास तौर पर तब जब सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन आपस में जुड़ी नहीं रही हो। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। सिर्फ एक बयान काफी नहीं है अगर बाकी सबूत उसकी तरफ इशारा नहीं कर रहे। अब इस केस की जर्नी बड़ी दिलचस्प है। देखिए हुआ क्या। सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने कहा कि भाई सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन टूटी हुई है, गवाह भी ठीक नहीं लग रहे हैं, तो उन्होंने अक्यूज्ड को बरी कर दिया, एक्विट। फिर मामला गया हाईकोर्ट। हाईकोर्ट ने फैसला पलट दिया। उन्होंने सेक्शन 27 के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट और बॉडी की रिकवरी पर बहुत ज्यादा भरोसा किया। लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के कन्विक्शन को रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के एक्विटल को वापस बहाल कर दिया। काफी ऊपर नीचे हुआ इस केस। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की थिंकिंग में कितना बड़ा फर्क था। ट्रायल कोर्ट कह रहा था कि मुझे पूरी चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस चाहिए, एक एक कड़ी जुड़ी हुई होनी चाहिए, जबकि हाई कोर्ट ने कहा नहीं, सेक्शन 27 का डिस्क्लोजर ही सबसे अहम लिंक है। और लॉ के इंटरप्रिटेशन का ये ही जो डिफरेंस है ना, वही इस पूरे केस का क्रक्स है। इस जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल को री-एस्टैब्लिश किया। सीधा सा प्रिंसिपल है, अगर किसी केस में दो अलग अलग लेकिन रीजनेबल कंक्लूजन्स निकल सकते हैं और ट्रायल कोर्ट ने एक्विटल यानी बरी करने वाला व्यू लिया है, तो अपीलेट कोर्ट यानी हाई कोर्ट को उसमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से एक्विटल के फैसलों को पलटने पर एक चेक लगाता है। हम बार बार सेक्शन 27 IEA की बात कर रहे हैं, तो आखिर ये है क्या चीज़? चलिए अब इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ये डिस्कवरी का रूल है और इस केस की नींव है। देखिए, जनरल रूल तो ये है कि पुलिस कस्टडी में दिया गया कन्फेशन कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होता, लेकिन सेक्शन 27 इसका एक एक्सेप्शन है। ये कहता है कि अगर अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है जिसके बाद कोई नया फैक्ट डिस्कवर होता है, जैसे मानिए कत्ल का हथियार मिल गया या बॉडी मिल रही, तो इन्फॉर्मेशन का वो हिस्सा जो उस डिस्कवरी से डायरेक्टली रिलेटेड है, वो प्रूव किया जा सकता है। इसी को कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्फर्मेशन बाय सब्सिक्वेंट इवेंट्स। एग्जाम की पर्सपेक्टिव से, खासकर मेंस के लिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सेक्शन 27 पर सवाल आए तो आपको पेरुमल राजा केस की 5 कंडीशंस जरूर लिखनी है। चलिए जल्दी से रिवाइज करते हैं। पहला, एक नए फैक्ट की डिस्कवरी होनी चाहिए। दूसरा, ये डिस्कवरी अक्यूज्ड की दी हुई इन्फॉर्मेशन से होनी चाहिए। तीसरा, इन्फॉर्मेशन देते वक्त अक्यूज्ड पुलिस कस्टडी में होना चाहिए। चौथा, पुलिस को उस फैक्ट के बारे में पहले से पता नहीं होना चाहिए। और पांचवा, सबसे जरूरी, इन्फॉर्मेशन का सिर्फ उतना ही पार्ट एडमिसिबल होगा जो उस डिस्कवरी से डिस्टिंक्टली रिलेट करता हो। ये पांचों पॉइंट्स नोट कर लीजिए। और हाँ, एक करंट अफेयर्स अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं, नए क्रिमिनल लॉज आ गए, तो अब ये प्रोविजन नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी BSA 2023 में सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 के प्रोविजों में मिलेगा। आने वाले एग्जाम्स के लिए ये चेंज याद रखना एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। ओके, तो अब गियर शिफ्ट करते हैं। क्रिमिनल लॉ से अब आते हैं सिविल लॉ पर। हमारा दूसरा केस है संजय पालीवाल वर्सेस BHEL।
और ये केस हमें सिखाता है कि कोर्ट में सही रेमेडी मांगना कितना कितना जरूरी है। तो इस केस में हुआ क्या? कहानी बड़ी सिंपल सी लगती है शुरू में। प्लेंटिफ कोर्ट गया और बोला कि BHEL ने मेरी जमीन पर एक दीवार बना दी है, मेरा रास्ता बंद हो गया है, प्लीज एक मैंडेटरी इंजंक्शन दे दीजिए और इस दीवार को तुड़वा दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक फंडामेंटल सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, 1 मिनट, क्या आपका उस जमीन पर टाइटल यानी मालिकाना हक क्लियर है, अनडिस्प्यूटेड है? क्योंकि अगर टाइटल पर ही झगड़ा है तो आप सीधे इंजंक्शन नहीं मांग सकते। और बस यही वो पॉइंट था जहां पूरा केस घूम गया। और देखिए कोर्ट ने क्या खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि अगर प्लेंटिफ के टाइटल पर ही डिस्प्यूट है तो आप मैंडेटरी इंजंक्शन सिंपली सेटर का सूट मेंटेन नहीं कर सकते। आपको पहले अपने टाइटल का डिक्लेरेशन और पोजेशन की रिकवरी का सूट फाइल करना चाहिए। सीधे शब्दों में पहले अपना हक साबित कीजिए, उसके बाद ही उसे एनफोर्स करने की रेमेडी मांगिए। सिंपल। तो इस पूरे फैसले की जो कानूनी बुनियाद है वो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन 41 क्लॉज H। अब इस सेक्शन कहता क्या है? बिल्कुल सिंपल सा रूल है। ये कहता है कि इंजंक्शन तब नहीं दिया जा सकता जब कोई दूसरा इक्वली एफिकेशियस रिलीफ यानी उतना ही प्रभावी उपचार अवेलेबल हो। और इस केस में वो एफिकेशियस रिलीफ क्या था? वो था सूट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड रिकवरी ऑफ पोजेशन। चलिए तो अब इन दोनों जजमेंट्स को आपस में जोड़ते हैं और देखते हैं कि एग्जाम के लिए हमारे कोर टेकअवेज क्या हैं। लेट्स सिंथेसाइज। ये टेबल क्विक रिवीजन के लिए परफेक्ट है। तुलसारेड्डी केस से हमने क्या सीखा कि सेक्शन 27 का डिस्क्लोजर स्टेटमेंट अकेले कन्विक्शन का बेस नहीं बन सकता अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन टूटी हुई है। और संजय पालीवाल केस से क्या सीखा कि अगर टाइटल पर डिस्प्यूट है तो आप सीधा मैंडेटरी इंजंक्शन का सूट फाइल नहीं कर सकते, पहले आपको डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल का सूट लाना पड़ेगा। ये दोनों ही प्रिंसिपल्स प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें बिल्कुल याद रखिएगा। और आखिर में एक बड़ा सवाल, ये दोनों रूलिंग्स एक चीज को बार बार रीइंफोर्स करती हैं कि प्रोसीजरल इंटेग्रिटी यानी कानूनी प्रक्रिया का पालन करना उतना ही जरूरी है जितना कि केस के मेरिट्स। ये हमें याद दिलाता है कि इंसाफ सिर्फ एक मंजिल नहीं है, बल्कि उस मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता भी उतना ही मायने रखता है।